तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते डाउट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो मेरे पास डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों कॉइल हैज फोर the coil has 2000 turns and area 70 centimeter square, मतलब 70 into 10 to the power minus 4 meter square. The magnetic field perpendicular to the plane of the coil. जो magnetic field जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का और यही डायरेक्शन हो गया एरिया का। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेक्स dt 0.1 second to rotate through 180 degree. The value of EMF E is equal to, तो EMF का फॉर्मूला E is equal to d phi by dt। तो आपको सबको पता है E is equal to d phi by dt and E is equal to ddt of phi बोले n into b into a into cos theta। यहाँ बच्चों कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? थीटा। इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं E is equal to n into b into a d cos theta upon dt। और d cos theta मतलब चेंज, इसी को अपन बोल सकते थे phi 2 minus phi 1 भी बोल सकते थे। ये d phi को मैं बोल सकता था phi 2 minus phi 1 भी बोल सकता था upon dt। यदि मान लीजिए आप थोड़ा सोचे कि सर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या, तो थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ी करेंगे। E is equal to phi 2 बोलो n into b into a into cos 180 minus phi 1 n into b into a into cos 0 divided by dt। भाई इनिशियली जो था वो थीटा जो था 0 था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन, फिर इसी कॉइल को आपने रोटेट कर दिया 180 डिग्री से। जब 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा और ये डायरेक्शन एरिया का हो जाएगा, तो एंगल 180 बन जाएगा ना। तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा n into b into a into cos 180 minus n into b into a into cos 0। तो E is equal to n into b into a कॉमन cos 180 minus 1 minus cos 0 1 अपॉन dt माइनस, अच्छा ये आपका E क्या था माइनस d phi by dt है ना, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस प्लस, तो E is equal to twice of n b a upon dt। ठीक है, अब क्या कुछ नहीं है, वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा। E is equal to नंबर ऑफ टर्न्स 2000, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, एरिया 70 into 10 power minus 4, dt 0.1 plus E is equal to, तो 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया, 0.1 और 0.1 ये कैंसिल हो गया, 7 into 3 21, 21 into 4 84 volts। आंसर 24 volts, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखें। 7
A solenoid 1.5 meter long, length 1.5 meter, and its inner diameter 2r1, 4 centimeter. It has 3 layers of windings, 1000 turns each. समझे? 3 into 10 1. Total number of turns 3 into 1000. क्योंकि एक लेयर 1000 की वजह से 3 लेयर होगा. The next, and carries a current of 2 ampere. I is equal to 2 ampere. The magnetic flux for a cross section of the solenoid is nearly phi. तो बच्चों इसमें फाई क्या होगा? L into B into A into cos theta. या आपका क्या होगा फॉर्मूला? फाई इज इक्वल टू L into B into A cos theta. ठीक है? N into B into A into cos थीटा. cos 0 हो जाएगा क्योंकि ये सोलेनाइड हो जाएगा और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, ये डायरेक्शन ही लिया होगा तो थीटा 0 हो जाएगा. cos 0 1 होता है, तो phi is equal to N into B into A. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? mu 0 into N into I. What is the number of turns per unit length? Number of turns per unit length. तो mu 0, ये N जो था ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे. N जो था ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. B मैग्नेटिक फील्ड mu 0 into N into I into of A. राइट? यहाँ पर स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो 3 लेयर्स में 3000 है और ये 3000 नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 1.5 मीटर लेंथ में हैं. तो इसका मतलब है n is equal to 3000 divided by 1.5. ये क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो phi is equal to n. ये तो टोटल 3000 में जाएगा. यहाँ पर बच्चों अपन कैपिटल N नहीं लेंगे क्योंकि अपन मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर ले रहे हैं ना, इसलिए. तो केवल क्या जाएगा? B डॉट A, B into A. यहाँ पर ये पूरा B into A, ये नहीं आएगा. mu 0 क्या जाएगा? 4 pi into 10 to the power -7 into n 3000 upon 1.5 into current 2 एरिया पाई आर स्क्वायर. तो डायमीटर वो गिवन था, तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 भी कर सकते हैं. यदि अपन डायमीटर की बात करें, गिवन था 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस इज इक्वल टू डी डायमीटर बाय 2. स्क्वायर करोगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4. तो पाई इज इक्वल टू, जो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर 10 हो गया अप्रोक्सीमेटली, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7. ये यहाँ का पॉइंट हटेगा, ऊपर चला जाएगा, 30,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50, मतलब 2000 आ जाएगा इंटू 2 इंटू डी स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर. सॉरी
-2, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 4 × 10⁻² स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा 2 × 2 × ये 6 4 स्क्वायर 16, 16 × 4 64 into 10⁻, ये है 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻6 हो गया, और into 10⁻3 तो क्या जाएगा 10⁻3 बचेगा, और यहाँ पर 10⁻7, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 10⁻7 ऐसा आएगा, ये होना चाहिए 4 स्क्वायर 64 ठीक है into 10⁻⁻7। जी हाँ, इतना वेबर आना चाहिए। 64 into 10⁻⁻6 मतलब अप्रोक्सीमेटली -7 मतलब 6.4 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 magnetic flux linked with a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t as given phi is equal to the induced electromotive force in the circuit at t is equal to of 0.2 second is। समझे, फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, phi is equal to 5t square minus 4t plus 1, और हमको EMF फाइंड करना है, जबकि सर्किट का रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों 10 ohms, समझे, और EMF फाइंड करना है t is equal to 0.2 सेकंड, ठीक है। तो by Faraday's laws of electromagnetic induction, E is equal to minus of d phi by dt, E is equal to minus ddt of phi, phi क्या है, 5t square minus 4t plus 1, तो E is equal to minus, इसका डिफरेंशिएशन 5t स्क्वायर है तो जाएगा 10t, और -4t का जाएगा -4, 1 का जाएगा 0, तो E is equal to -10t plus 4, t की वैल्यू 0.2 सब्स्टिट्यूट कर दो, -10 into 0.2 plus 4, तो E is equal to, ये 2 हो जाएगा बच्चों, -2 plus 4, 2 volts, 2 volts आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 volts। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पर यदि इसी क्वेश्चन में यदि करंट पूछ लेते तो E is equal to IR, I is equal to E by R, तो 2 by R, R अपने को गिवन था 10, तो 2 by 10 0.2 एम्पियर करंट हो जाता, पर अभी EMF के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास डाउट आया है वो 10 मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, an aluminum ring B faces an electromagnet A, the current I through A can be altered the current I through A can be altered, first whether I increases or decreases, B will not experience any force, second if I decreases A will repel B, if I increases A will attract B, if I decreases A will repel B।
तो बच्चों आप जरा समझे बात को। अभी फिलहाल जैसा करंट फ्लो कर रहा है उसके बेसिस पर ये सोलेनाइड हो गया, यहां पर आप ऑब्जर्वर है और ये है करंट का डायरेक्शन। मतलब यदि आप ऐसे हो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज होता तो यहां क्या बनेगा, साउथ पोल। इसका मतलब यहां क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और यहां पर ये रिंग है, तो इस रिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक होंगे, राइट। अब जब आप करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से यहां बनने लगेगा साउथ पोल और यहां बनेगा नॉर्थ। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहे थे वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, रिटर्न होंगे। तो मतलब यहाँ रिंग्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट। और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट प्रोड्यूसेस, है ना। तो इसका मतलब है कि इस रिंग में यहां पर जैसे आप ये साउथ करोगे रिटर्न होगा, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यहाँ साउथ होगा, चाहेगा साउथ ना बने, समझे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर फ्लक्स जो है वो डिक्रीज ना हो, क्योंकि फ्लक्स साउथ, तो जब यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर निश्चित रूप से पहली वाली कंडीशन में देख रहे हैं अपन, ये साउथ पोल है, करंट का डायरेक्शन भी इस तरीके से है क्लॉकवाइज, तो इस साइड पर बनेगा साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि यहाँ पर यदि नॉर्थ तो यहाँ भी नॉर्थ बन जाए, मतलब ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। अब यदि आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज होगा, नॉर्थ पोल स्ट्रांग होता जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 10 का वो डी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, a magnet NS is suspended from a spring. While it oscillates, the magnet moves in and out of the coil C. The coil is connected to a galvanometer G. Then the magnet oscillates. Then as the magnet oscillates, मैग्नेट के ऑसिलेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ना, तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये स्प्रिंग है, ये मैग्नेट आपने स्प्रिंग किया हुआ है NS, ये कॉइल हो गई, इस कॉइल से आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। जब ये डाउनवर्ड जाएगा फिर अपवर्ड जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कंटिन्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये जो कॉइल है इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा।
अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस साइड होगा? तो नो डाउट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर एसी जनरेट होने लग जाएगी। एसी क्यों जनरेट होने लग जाएगी? क्योंकि जैसे ये साउथ पोल नीचे आएगा तो यहाँ बनेगा साउथ पोल। भाई लेंस लॉ क्या बोलता है? According to Lenz's law, the direction of induced current is such that it opposes the region by which it produces. तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा ताकि हम क्या बन जाए साउथ पोल, क्योंकि साउथ इसको रिपेल करेगा ना। अब लेकिन ये नीचे चला गया, साउथ बन गया, फिर थोड़ी देर बाद ये साउथ ऊपर जाएगा, तो जैसे साउथ ऊपर जाएगा तो फिर से वो फ्लक्स में चेंज होगा। ये चाहेगा साउथ ऊपर ना जाए तो यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ कब बनेगा? जब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब जब ये मैग्नेट डाउनवर्ड आता है तो इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है, और जब अपवर्ड जाता है तो इसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बार-बार हो रहा है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में बार-बार जो करंट है फ्लो कर रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, मतलब एसी जनरेट हो जाएगी। और बार-बार ये उस रीजन का अपोज करेगा, मतलब मैग्नेट को रोकना, उसके ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जो एसी है वो भी कैसी प्रोड्यूस होगी? डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की, मतलब ऐसा शुरू में तो ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा, मतलब कंटिन्यूस उसके एम्पलीट्यूड क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, क्योंकि मैग्नेट को आपने फास्ट छोड़ा तो था, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। वो स्लो होने से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम होगा, इंड्यूस्ड करंट का भी मैग्नीट्यूड कम होगा, और इसलिए यहाँ पर जो मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है डी ऑप्शन, galvanometer shows deflection to the left and right but the amplitude is steadily decreases। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नेक्स्ट 16 तो 16 coil of area 80 square centimeter square 80 into 10 to the power minus 4 meters square and 50 tons L 50 with 2000 revolutions per minute, revolutions per second to a magnetic field of 0.05 Tesla. The maximum value of EMF E naught. A coil of area 80 centimeters square and 50 tons is rotating with 2000 revolutions per minute about an axis perpendicular to a magnetic field. तो बच्चों अपन ने, मैंने जब आपको इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा और उसका फॉर्मूला होता है E नॉट के लिए N इंटू B इंटू A इंटू ओमेगा। ये बच्चों मेरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वीडियोस है उसमें आप जब पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने बताया होगा मैक्सिमम ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है। यहां पर E नॉट N आ जाएगा 50, मैग्नेटिक फील्ड 0.05, एरिया 80 into 10 to the power minus 4 और ओमेगा होता है 2 पाई f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो E नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 into 5 by 100 into 80 into 10 to the power minus 4, 2 pi frequency
200/6 इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहां से देखें तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, तो 5 × 5 25, 25 × 25, फिर उसके बाद इंटू 8, 2 × 2 4, 5 3.14 divided by 6 into 10 to the power -4 into 100 10 to the power -2, 25 for the 100 into 8 जा 25 into 4 100 into 8 800, तो E naught is equal to 800 25 for the 8, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली इसको अपन कैंसिल करते तो 2 हो जाएगा, हालांकि 2 से थोड़ा कम आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power -2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, E is equal to 2 से 4 वोल्ट से थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा 4 वोल्ट। हालांकि आंसर जो पाई के फॉर्म में है तो अपन चाहे तो नहीं करते इसको, तो रहने दीजिए इसको पाई को, और यहाँ पर 6 रहने दीजिए, तो इसको मत कीजिएगा। 25 into 4 100 इसको कैंसिल कर देगा, तो 4 पाई/3 वोल्ट्स, ये आंसर आना चाहिए। ओके, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो मेरे पास में डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, one conducting U-tube can slide inside another as shown in figure, maintaining electrical contacts between the tubes. The magnetic field is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards the other at a constant speed v, then the EMF induced in the circuit in terms of V, L and V when I is the width of, when L is the width of each tube will be. अरे डबल रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गई ना। अरे भैया ये जो क्वेश्चन है ना 20, इसमें क्या किया हमने, एक ये ट्यूब है और ये एक दूसरी ट्यूब है, मतलब दोनों कंडक्टर है, मान लीजिए दो पैरेलल में नहीं सीरीज में कनेक्ट करके रखा होगा, इनमें ऐसा कुछ करके रखा होगा, बोल रहे हैं ना वो। वन कंडक्टिंग U tube can slide inside the other as shown in figure, maintaining electrical contacts between the tubes. तो एक्चुअली में अकेली ये ट्यूब जो है वो यदि v वेलोसिटी से आती है तो जो EMF प्रोड्यूस होता है E is equal to V into L into V, फ्लक्स कट कर रही है ना। अब यहाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई है, इसकी वेलोसिटी हो गई और फिर इसकी वेलोसिटी हो गई, दो कंडक्टर है, मतलब आप क्या बोलोगे V माइनस V, भाई इसकी वेलोसिटी डिफरेंस लोगे आप, तो यहाँ सेकंड कंडक्टर ये भी ट्यूब मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी अपोजिट है, वेलोसिटी डिफरेंस लोगे ना रिलेटिव वेलोसिटी, तभी तो फ्लक्स कट हो रहा है। तो B into L into V plus V 2V, तो E is equal to 2 into B into L into V, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो मेरे पास डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 26।
26. A closely wound coil of 100 tons and area of cross section 1 centimeter square has a coefficient of self induction 1 millihenry. The magnetic induction in the center of the core of the coil when a current of 2 ampere flows in it will be a closely wound coil of 100 tons and area of cross section 1 centimeter square means 1 into 10 power minus 4 meters square and L 1 millihenry. The magnetic induction in the center of the core of the coil when current I 2 ampere flows in it. तो बच्चों क्या होता है phi is equal to Li है ना आपका phi is equal to L into I d phi by dt E हो जाता है L into di by dt. बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 26 में करेक्शन किया है एक्चुअली में यहाँ पर जो अपने को वैल्यूज गिवन थी ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि जो सर्कुलर कॉइल है यदि उसमें करंट फ्लो करेगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वही अपने को फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 पाई 2 पाई Ni/r होता है लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर एरिया गिवन है और एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल ने क्या लेते हैं पाई r स्क्वायर तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एरिया अपॉन पाई इज इक्वल टू r स्क्वायर तो r इज इक्वल टू √a अपॉन पाई इसकी वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है तो μ0/4 पाई 2 पाई Ni अपॉन √a अपॉन पाई इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व किया है तो आपका आंसर आ रहा है 0.022 इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये अपन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में